नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का सबसे भरोसेमंद चैनल एएनबी न्यूज। मैं हूं आपके साथ संदीप तिवारी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रानी लक्ष्मीबाई के बलिदान दिवस पर उनकी वीरता, साहस और देशभक्ति को नमन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि रानी लक्ष्मीबाई शौर्य और नारी शक्ति की मिसाल हैं। उनका व्यक्तित्व केवल महिलाओं के लिए ही नहीं, अपितु पूरे समाज और देश के लिए प्रेरणा स्रोत है। आगे उन्होंने कहा कि झांसी की रानी सच्चे अर्थों में वीरांगना की, उन्होंने मातृभूमि के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कमल विहार ओवरब्रिज और तेलघानी नाका अंडरब्रिज का लोकार्पण किया। इसके साथ ही यहां से यातायात शुरू हो गया। इनके लोकार्पण से लोगों को जाम से राहत की सौगात मिली है, क्योंकि दोनों स्थान मिलाकर लगभग 3 लाख लोगों को रोज जाम का सामना करना पड़ रहा था। मुख्यमंत्री ने 27.79 करोड़ रुपए की लागत के 4 निर्माण कार्यों का भूमि पूजन भी किया। आपको बता दें कि न्यू राजेंद्र नगर से कमल विहार को जोड़ने के लिए NH 38 पर 25 करोड़ 38 लाख रुपए की लागत से फ्लाईओवर बनाने के लिए 18 मई 2017 को टेंडर जारी किया था। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से राजधानी के वासियों को एक नई सौगात मिली है। कमल विहार के निकट नेशनल हाईवे पर निर्मित फ्लाईओवर तथा अग्रसेन तेलघानी नाका के निकट अग्रसेन चौक से रामनगर मार्ग पर निर्मित रेलवे अंडरब्रिज निर्माण कार्य लोकार्पण किया गया। इन दोनों कार्यों की लागत लगभग 55 करोड़ रुपए की है। साथ ही 27 करोड़ 79 लाख रुपए की लागत के महत्वपूर्ण निर्माण कार्यों का शिलान्यास भी किया गया। आरंग से खपरी पहुंच मार्ग में अकोली खोर के पास नाला पुलिया निर्माण, टिकारी पलौद मार्ग पर पलौद नाला में उच्च स्तरीय पुल एवं पहुंच मार्ग निर्माण, बिरोदा से सिंगार भाट मार्ग पर कोलर नाला पर एवं टंकी नाला पर उच्च स्तरीय पुल एवं पहुंच मार्ग का निर्माण, लखनऊ चंपारण मार्ग के शक्ति नाला पर उच्च स्तरीय पुल एवं पहुंच मार्ग का निर्माण। आप सबको बताया कि पूरे प्रदेश में 16,000 करोड़ के पुल पुलिया और सड़क का निर्माण किया जा रहा है। एक तरफ कैसे लोगों की आमदनी में वृद्धि हो, रोजगार के अवसर, और दूसरे तरफ निर्माण कार्य। उसी प्रकार से शिक्षा भी आम जनता के पहुंच में हो। बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जो अपने बच्चों को अंग्रेजी स्कूल में भर्ती कराना चाहते हैं, लेकिन आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं होती कि अपने बच्चों को वो अंग्रेजी स्कूल में पढ़ा सके। और इसलिए हमने शहरों में, गांवों में स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल खोला, जिससे बहुत लाखों लोगों के जो सपने थे कि हम बच्चों को इंग्लिश स्कूल में पढ़ाएंगे, वो आज पूरा हो रहा है। जो निकलने वाले दूषित पानी है उसका ट्रीटमेंट कराया जा रहा है। उसी प्रकार से जो हमारे शहर में मेहनतकश लोग हैं, जो सुबह से काम से निकलते हैं और देर शाम तक के घर पहुंचते हैं। घर में कोई बीमार पड़ जाए तो इलाज कराने के लिए उसके पास समय नहीं रहता, पैसे का अभाव रहता है। उसको ध्यान में रखते हुए शहरी स्वास्थ्य स्लम योजना हम लोगों ने शुरुआत की, और उसके माध्यम से जहां डॉक्टर है, नर्स है, स्टाफ है, 40 प्रकार के खून की जांच है, जेनरिक मेडिसिन है, दवाइयां हैं, वो मुफ्त में हम उपलब्ध करा रहे हैं। लाखों लोग हैं जिसका लाभ लिए हैं। हर आदमी का सपना होता है वो एक मकान बनाए, लेकिन आप सब जानते हैं कि आवास एवं पर्यावरण विभाग के चक्कर लगाना, नगर निगम का चक्कर लगाना, और उस चक्कर लगाने में साल 2 साल निकल जाता था। आज हमने वो सुविधा
नगर निगम जब एक ही काम करना है, आवास एवं पर्यावरण, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग को और नगर निगम को, तो हमने वो टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के परमिशन लेने की बाध्यता समाप्त की, केवल नगर निगम से आप इसको ले सकते हैं। उसी प्रकार से शहरी क्षेत्र में आम नागरिकों को बहुत सारे, चाहे जाति प्रमाण पत्र बनाना है, निवास प्रमाण पत्र बनाना है, मृत्यु प्रमाण पत्र बनाना है, बहुत प्रकार की सुविधाएं हैं, जो 100 प्रकार की सेवाएं हैं, जिसका घर पहुंच सेवा हमने शुरू की। ड्राइविंग लाइसेंस की शुरुआत हम लोगों ने किया था, लाखों लोगों को घर में पहुंचा के उसके ड्राइविंग लाइसेंस हमने पहुंचाया। उसी प्रकार की 100 प्रकार की सेवाएं भी अब घर में ही पहुंचा के दिया जा रहा है। संपत्ति फ्री होल्ड करने का भी निर्णय लिया है। अभी तक संपत्तियों को लीज में दी जाती थी। आदरणीय साथियों, कैसे आम जनता की जीवन सरल हो, सुगम हो और आसान हो, इस दिशा में हमारी सरकार काम कर रही है। तो आज चाहे गांव हो चाहे शहर हो, छत्तीसगढ़ मॉडल की चर्चा पूरे देश में हो रही है और अब संतुलित विकास के कार्य हम सब कर रहे हैं। आदरणीय साथियों, हमारे इस दृष्टिकोण को नीति आयोग ने भी सराहा है। अभी सत्यनारायण भैया कुछ स्वास्थ्य कारणों से मुंह में छाला हो गया, इसलिए भाषण नहीं दिए, लेकिन बगल में बैठ के मुझे मांग कर रहे थे कि यहाँ कोई सामुदायिक भवन बनना चाहिए लालपुर में, ये मांग कर रहे थे। मैं यही सोच रहा था कि आप उसकी योजना बना लीजिए, अभी जब भेंट मुलाकात कार्यक्रम में आएंगे तब फिर उसकी घोषणा करेंगे। आज राजस्व विभाग में किस तेजी से काम हो रहा है, ये पूरा प्रदेश देख रहा है। आम जनता हो, किसान हो, आदिवासी हो, अनुसूचित जाति के लोग हों, सारे लोगों के काम धड़ाधड़ हो रहे हैं। भेंट मुलाकात कार्यक्रम अब बारिश लगने के बाद वनांचल को छोड़कर मैदानी हिस्से में, क्योंकि यहाँ तो हम हेलीकॉप्टर नहीं, सड़कों से जा सकते हैं, क्योंकि वनांचल में दूरी अधिक होती है और इस कारण से बरसात लगने के पहले बस्तर का, सरगुजा के 8 विधानसभा मैंने कंप्लीट कर ली, 5-6 विधानसभा और बचा है। वहाँ का कार्यक्रम संपन्न होने के बाद जब हम रायपुर संभाग में आएंगे, यहाँ कोई जरूरी नहीं है कि हम हेलीकॉप्टर से जाएं। अभनपुर जाना है, रायपुर ग्रामीण जाना है, पश्चिम जाना है, दक्षिण जाना है, तो सड़क से जाया जा सकता है। इसमें हेलीकॉप्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बरसात में पूरा सारे विधानसभाओं का हम दौरा करेंगे और उस समय निर्माण कार्यों की मांग जिस प्रकार से होगी, स्वीकृति भी उस प्रकार से। वहीं मध्य प्रदेश के ग्वालियर में शुक्रवार को भारतीय जनता पार्टी की मेयर प्रत्याशी सुमन शर्मा ने नामांकन दाखिल कर दिया। आपको बता दें कि सीएम शिवराज सिंह चौहान खुद सुमन शर्मा का नामांकन दाखिल कराने के लिए ग्वालियर आए। इससे पहले सीएम शिवराज सिंह समेत सभी नेता पहले मनसापुर हनुमान मंदिर पहुंचे और आशीर्वाद लिया। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, ज्योतिरादित्य सिंधिया, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा समेत तमाम मंत्री और नेता मौजूद रहे। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी एकमात्र पार्टी है जिसने गाइडलाइन का पालन करते हुए अपने कार्यकर्ता को ही टिकट दिया है। उधर कांग्रेस में कार्यकर्ताओं का कोई सम्मान नहीं है, वहां विधायक को ही मेयर बनाओ या फिर विधायक के परिवार के सदस्य को मेयर बनाने की परंपरा है। कांग्रेस परिवारवाद पर चलता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने मापदंड तय किए हैं। हमने तय किया था कि विधायक मेयर का चुनाव नहीं लड़ेंगे। जो मर्यादा बनाई उसका पालन करते हुए हमने ग्वालियर में भारतीय जनता पार्टी की जमीनी कार्यकर्ता सुमन शर्मा को टिकट दिया है। ये एकमात्र भारतीय जनता पार्टी है जिसने कुछ गाइडलाइन का पालन करते हुए अपने कार्यकर्ताओं को मेयर का टिकट दिया है। कांग्रेस को अगर आप देखेंगे तो कार्यकर्ता का कोई सम्मान नहीं है। विधायक को ही मेयर बनाओ या विधायक के परिवार से मेयर बनाओ और एक ही खानदान के बाद सब कुछ चला जाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने मापदंड स्थापित किए हैं। हमने तय किया विधायक चुनाव नहीं लड़ेंगे मेयर। कुछ और मर्यादाएं हमने बनाई, उनका पालन करते हुए ग्वालियर में हमने अपनी जमीन से जुड़ी कार्यकर्ता
आज स्वर्गीय धर्मवीर जी भी याद आते हैं, डॉक्टर धर्मवीर जी। वो डॉक्टर थे लेकिन फ्री में गरीबों की सेवा करते थे, इलाज करते थे। स्वर्गीय यशवीर सिंह जी को भी आज मैं प्रणाम करता हूँ, वो सदैव जन सेवा के कामों से जुड़े रहे। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल ने नया रोस्टर जारी कर दिया है। नए रोस्टर पर सोमवार से कामकाज प्रारंभ होगा। ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद 5 दिनों के लिए रजिस्ट्रार जनरल ने रोस्टर जारी किया था। इसमें स्पष्ट किया गया था कि 5 दिनों के लिए इसे प्रभावी किया गया है। नए रोस्टर पर सोमवार से कामकाज प्रारंभ हो जाएगा, आगामी आदेश तक जारी रहेगा। इसमें 3 डिवीजन बेंच और 14 सिंगल बेंच में याचिकाओं की सुनवाई होगी। चीफ जस्टिस AK गोस्वामी और जस्टिस PP साहू डिवीजन बेंच में सभी रिट याचिका, रिट अपील, जनहित याचिका, रिट पिटीशन और टैक्स से संबंधित याचिकाओं की सुनवाई होगी। जस्टिस गौतम भादुड़ी और जस्टिस रजनी दुबे के डिवीजन बेंच में सभी सिविल मैटर, कॉमर्शियल और रेंट कंट्रोल से संबंधित मामलों की सुनवाई होगी। जस्टिस संजय के अग्रवाल और जस्टिस सचिन सिंह राजपूत के डिवीजन बेंच में सभी क्रिमिनल याचिकाओं पर सुनवाई होगी। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले में प्रशासन की टीम ने ग्रामीणों की शिकायतों को दूर करने के लिए नागरिक कार्रवाई कार्यक्रम के तहत जन चौपाल का आयोजन किया। वहीं लोगों ने अपनी समस्याओं को बताया। बलरामपुर के कलेक्टर कुंदन कुमार ने बताया कि लोगों की सबसे बड़ी समस्या रोड कनेक्टिविटी है, जो यहां एक गंभीर मुद्दा है। बारिश में रोड कटने से लोगों की समस्याएं और बढ़ जाती हैं। वहीं इसके अलावा यहां लोग अपने बच्चों की शिक्षा के प्रति काफ़ी जागरूक रहते हैं। इसके लिए मैंने शिक्षा विभाग के अधिकारियों को स्कूल की मरम्मत करने के निर्देश दिए हैं। शासन और पुलिस का लोगों तक पहुंचने का और छत्तीसगढ़ शासन प्रशासन का लोगों तक पहुंचने के प्रयास का ही हिस्सा है। और बंदरचुआ यहाँ लास्ट कैंप होता था, उसके बाद भूतही मोड़ कैंप को हम लोगों ने खोला और भूतही मोड़ के बाद आज पुंदाग तक जो सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत जिले के कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक और पूरी प्रशासनिक अमला प्लस फोर्स, CRPF, जिला पुलिस के अधिकारी सभी लोग गए, लोगों से इंटरेक्ट किया, गाँव की समस्याओं को जाना, जैसे कि स्कूल, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सब मुद्दे आए और चूंकि जिला कलेक्टर थे उन मुद्दों को तत्काल एड्रेस किया गया। उसके साथ साथ पुलिस को जनता से जोड़ने का एक मौका मिला और जनता को जोड़ने के लिए हम लोगों ने प्रेरित किया। एंड आई एम श्योर आने वाले समय में और डीप इंटीरियर तक अपना कैंप भी खोलेंगे, प्लस जो माओइस्ट गतिविधि से थोड़ा बहुत वो जो क्षेत्र प्रभावित रह गया है उसको खत्म करने में ये इस तरह के एफर्ट्स मददगार होंगे। और इसके लिए मैं जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन दोनों पूरी टीमों को, कलेक्टर SP को और उनकी पूरी। वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देशानुसार राज्य में अनुपयोगी और ओपन बोरवेल को सुरक्षा के दृष्टिकोण से तत्काल ढकवाने के निर्देश सभी कलेक्टरों को दिए गए। मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव सुब्रत साहू ने सभी कलेक्टरों को पत्र जारी कर अनुपयोगी बोरवेल, ग्रेवल पैक बोरवेल, सामान्य बोरवेल, नवीन नलकूप खनन, रिंगवेल और ओपन वेल की वजह से होने वाली दुर्घटनाओं की रोकथाम के संबंध में सुरक्षात्मक उपाय करने के लिए विस्तृत दिशा निर्देश दिए गए। मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव ने कहा कि अनुपयोगी बोरवेल्स को किसी भी स्थिति में खुला न छोड़ा जाए। बोरवेल फेल होने की स्थिति में बोरवेल होल यानी गड्ढे को तत्काल मिट्टी, रेत, पत्थर से भरकर सतह को पूर्व की भांति समतल और ठोस किया जाए। उन्होंने सभी कलेक्टरों को अनुपयोगी बोरवेल की वजह से होने वाली दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए उच्चतम न्यायालय की तरफ से वर्ष 2009 में रिट पिटीशन के संबंध में पारित आदेश का सख्ती से पालन करने को भी कहा है। वहीं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को एक बार फिर से जान से मारने की धमकी मिली है। देर रात व्हाट्सएप कॉल करके शख्स ने खुद को इकबाल कास्कर का आदमी बताते हुए साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को कहा जल्द ही तुम्हारी हत्या होगी और कहा कि हमें इसकी सूचना देनी थी तो दे दी। साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने व्हाट्सएप कॉल की वीडियो रिकॉर्डिंग करवाई, फिर देर रात TT नगर पुलिस थाने में इस बाबत पर शिकायत दर्ज करवाई। वहीं वीडियो रिकॉर्डिंग देखने के बाद पुलिस ने धारा 506 और 507 के तहत केस दर्ज कर मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है।
पीएचई विभाग में ठेकेदार के द्वारा फर्जी दस्तावेज बनाने व टेंडर में इस्तेमाल करने के मामले में जयप्रकाश सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं जयप्रकाश सिंह ओफा कंसल्टेंसी नाम की कंपनी बनाकर फर्जीवाड़ा कर रहा था। दरअसल पीएचई विभाग के कार्यपालक अभियंता दुलीचंद ने लिखित शिकायत पर अपराध दर्ज कराया था कि आरोपी ओफा कंसल्टेंसी सर्विसेज रायपुर के डायरेक्टर जयप्रकाश नारायण सिंह और अन्य ने पीएचई विभाग के नाम पर फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र बनाकर जन संसाधन विभाग समेत अन्य कई विभागों में टेंडर हासिल किया है। थाना कोंडागांव कोतवाली में एक आवेदन पीएचई विभाग के द्वारा आया था जिसमें यह लिखा गया था कि आवेदन पे था कि जो अंबिकापुर में जल संसाधन विभाग में निविदा बुलाई गई थी, जिसमें ओफा कंसल्टेंसी के द्वारा वर्क एक्सपीरियंस जो इस विभाग पीएचई विभाग के द्वारा जमा किया गया था। पीएचई विभाग द्वारा उस आवेदन में बताया गया था कि उस जो वर्क एक्सपीरियंस है वो उनके विभाग द्वारा जारी नहीं किया गया है। इस आवेदन पर से थाना कोंडागांव में अपराध दर्ज किया गया 420 आईपीसी 467 468 और 471 के तहत दर्ज किया गया। मामले की विवेचना की गई, जिसमें ओफा कंसल्टेंसी के जो प्रोपराइटर हैं जयप्रकाश नारायण सिंह उनको हिरासत पे लिया गया और उनकी गिरफ्तारी कर उनको न्याय के मामले में भेजा गया। किस तरीके का इसमें यह है कि वर्क एक्सपीरियंस जो है, ये टेंडर में जो वर्क एक्सपीरियंस जो उन्होंने सबमिट किया था ये फर्जी था वर्क एक्सपीरियंस, और उस फर्जी वर्क एक्सपीरियंस के उस पर ही इन्होंने निविदा के लिए निविदा की शर्तों का वो उल्लंघन करते हुए ये इन्होंने फर्जी वर्क एक्सपीरियंस जो सबमिट किया था, इसके आधार पर एफआईआर दर्ज हुआ। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में साइंस कॉलेज परिसर स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में छत्तीसगढ़ सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं और जन कल्याणकारी योजनाओं की उपलब्धियों के प्रचार प्रसार के लिए जनसंपर्क विभाग की तरफ से लगाई गई विकास प्रदर्शनी से लोगों को उपयोगी जानकारी सहजता से उपलब्ध हो रही है। विकास प्रदर्शनी का कोंडागांव जिले से आए जनप्रतिनिधि, पंचायत पदाधिकारी और ग्रामीणों ने अवलोकन कर इसकी सराहना की। बता दें कि 21 मई से 22 जून तक चलने वाली इस विकास प्रदर्शनी में लोक कल्याणकारी योजनाओं, विकास कार्यों और उपलब्धियों को फोटो और ऑडियो वीडियो के जरिए लोगों को जानकारी दी जा रही है, जिसे देखने के लिए रोजाना प्रदेश के तमाम क्षेत्रों से जनप्रतिनिधि, पंचायत पदाधिकारी, गणमान्य नागरिक समेत सभी आयु वर्ग के लोग आ रहे हैं। इस अवसर पर विकास प्रदर्शनी में आने वाले लोगों को जन कल्याणकारी योजनाओं और पिछले 3.5 साल के विकास कार्यों पर आधारित उपयोगी प्रकाशन सामग्री का भी वितरण किया जा रहा है। अग्निपथ आंदोलन को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। ड्रोन से लोगों के ऊपर निगरानी रखी जा रही है। वहीं सोशल मीडिया पर भ्रामक पोस्ट करने वालों पर कड़ी कार्रवाई होगी। दरअसल अग्निपथ आंदोलन को देखते हुए उज्जैन पुलिस अधीक्षक सत्येंद्र कुमार शुक्ल के निर्देश में एडीएम संतोष कुमार टैगोर, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉक्टर इंद्रजीत बाकलवार को निर्देश दिए गए हैं कि अगर सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट आती है तो तुरंत कार्रवाई की जाए। वहीं देश भर में लगातार प्रदर्शन किए जा रहे हैं। इसी के कारण पुलिस अधीक्षक ने प्रशासन को अलर्ट मोड पर रखा है। आप लोगों को देखने में आया हुआ लास्ट 3 दिवस से विभिन्न तरह की गतिविधियाँ चल रही आती परियोजना को देखिए। उस संबंध में हम एहतियातन के तौर पर आरपीएफ, जीआरपी के और आईजी रिजर्व आदि का बल के सूचित प्रकट कर रहे हैं। तो जो संभावित ठिकाने हैं, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, जहाँ की डिफेंस अकेडमीज हैं, वो जहाँ ये ट्रेन करते हैं वहाँ पर अपना सघन जगह अभियान चला रहा है। संदिग्ध व्यक्ति देखने पर किस प्रकार की कार्रवाई की जाएगी? अभी इस तरह की गतिविधि दिखी नहीं है, आवश्यक कार्रवाई की जाएगी, उचित वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। विगत 3 दिवसों से जो विभिन्न प्रकार की एक्टिविटीज़ पूरे देश भर में चल रही है, उसी के प्रिकॉशन के दृष्टिकोण से आज मध्य प्रदेश पुलिस और रेलवे के आरपीएफ के माध्यम से और जीआरपी के माध्यम से हम लोग हमारे रेलवे स्टेशन की थोड़ा सा सर्चिंग और यहाँ पर पूरा कॉम्बिनेशन मार्च हम लोग कर रहे हैं, इसमें कि किसी प्रकार की अप्रिय स्थितियाँ निर्मित न हो, किसी प्रकार की असुविधा न हो, इन चीज़ों पर हम लोग अभी कार्य करते हैं। असामाजिक तत्वों के लोग क्या कार्रवाई करेंगे? जो विधियानुसार कार्रवाई के विरुद्ध कोई चीज़ आएगा तो उसके विधियानुसार हम लोग कार्रवाई संपादित करेंगे और जो भी प्रतिबंधात्मक होगी वो परफॉर्म करेंगे। यह अभियान निरंतर चलता रहेगा? बिल्कुल, प्रतिक्रियात्मक चीज़ें जहाँ पर जैसे जैसे हमारे पास इनपुट्स रहेंगे वैसे वैसे हम लोग।
अब आपको एक ऐसी खबर से रूबरू कराते हैं, शायद उसको सुनकर आपको भरोसा ही ना हो। दरअसल मध्य प्रदेश के निवाड़ी में एक गांव है जहां 39 साल से पुलिस स्टेशन में कोई भी मामला दर्ज नहीं हुआ है। इस गांव का नाम हाथी और खिरक है। गांव वाले बताते हैं कि 1983 से अब तक इस गांव में कोई भी मामला थाने तक नहीं पहुंचता है। गांव के लोग छोटे मोटे विवाद आपस में ही पंचायत की मदद से सुलझा लिया करते हैं। एक तरफ जहां लोग बात बात पर थाने और कोर्ट कचहरी की धमकी देते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ यह गांव है जहां लोग बड़े से बड़े मामले भी आपसी सहमति से सुलझा लेते हैं। इस गांव की आबादी 225 है और यहाँ मुख्य तौर पर पाल और अहिरवार समाज के लोग रहते हैं। ये लोग जीविका के लिए खेती और बकरी पालन करते हैं। वैसे तो सभी प्यार प्रेम से रहते हैं, लेकिन अगर कभी कुछ हो जाए बड़े बुजुर्गों की सलाह मशवरे से मामला सुलझा लिया जाता है। 40-45 साल जब से हमने होश संभाला आज तक कोई लड़ाई झगड़ा नहीं देखी है। ना ही कभी यहाँ पे पुलिस आती है, थोड़ी बहुत कोई होती है तो आपस में समझ कर लेते हैं। पुलिस का कभी कभार आना चुनाव के टाइम पे आती है, वैसे पुलिस कभी नहीं आती है यहाँ पे। कोर्ट कचहरी ना कभी लड़ाई होती नहीं तो कोर्ट कचहरी जाने का कोई मतलब ही नहीं बैठता है। थोड़ी बहुत कोई परिवार में हो ही रही काऊ तो आपस में निपट जाती है, एक दूसरे को बड़े बुजुर्ग समझा देते हैं और माहौल सही हो जाता है। हमारी उम्र हो गया 100 में कछु गाँव में लड़ाई झगड़ा होता ही नहीं है। पुलिस आई कहूँ गाँव में हाँ कपार ना आई थी गाड़ी लेके आते 5-6 जब पूछा थे कि नहीं आ आती हो तुम आए थे कि नहीं, तो हमने कह दी थी कि हमारा नहीं होता है। यहाँ पर मतलब 55 साल के करीब तो मेरी उम्र हो चुकी है। जब से हमारे यहाँ कभी कोई लड़ाई दंगा छोटी मोटी अगर लड़ाई होती है तो यहीं गांव में उसको निपटा लिया जाता है। ना आज तक रिपोर्ट हुई, ना कोई अभी तक थाने में गया, ना हमारे यहाँ कभी लड़ाई हुई है आज तक मोहल्ले में। पुलिस कभी चुनाव के टाइम पे बगैर आती पुलिस चक्कर देने, तो चुनाव के टाइम पे आती है। वैसे हमारे यहाँ कभी लड़ाई होती है तो पुलिस की कोई होती नहीं है। जितने वहाँ पर गया तो वहाँ के जो व्यक्ति थे उनका रिएक्शन देखकर ऐसा लगा जैसे यहाँ कभी कोई पुलिस ना आती हो। मैंने वहाँ जानकारी ली, एक 100 वर्षीय महिला थी जिससे मैंने पूछा तो वो पुलिस को पहचानती ही नहीं थी। तो मुझे लगा ऐसा कैसे हो सकता है। तब वहाँ मुझे पता चला कि 1983 से जो मैंने आकर जब थाने में रिकॉर्ड देखा, VCNB होती है विलेज क्राइम नोटबुक, उसमें ऐसा ये कोई अपराध नहीं है जो उस गांव के अंदर घटित हुआ हो। एक व्यक्ति है उस गांव का जो बाहर रहने लगा है, उस पे ज़रूर 1-2 अपराध हैं, लेकिन उस गांव में नहीं हुए। तो उस गांव के लोगों की ये खासियत है कि वो आपस में सुलह कर लेते हैं। जो हमारे भारत के पुराने गांव थे, जो संस्कारों वाले गांव कहते हैं कि जैसे आपस में कोई नोक-झोंक हो गई तो गांव के बड़े बुजुर्ग लोग आपस में बैठकर सुलझा लेते थे। तो ऐसा गांव है, बड़ा अच्छा गांव है और मुझे बहुत अच्छा लगा वहाँ पर जाकर। और ये पुलिस के लिए भी बहुत अच्छी बात है कि ऐसे गांव हों तो पुलिस को इतना परेशान नहीं होना पड़े और हमारे जो कानून व्यवस्था की स्थिति है सब। छत्तीसगढ़ में बिल पास करवाने के एवज में 24 लाख रुपए की रिश्वत लेते कोंडागांव सिंचाई विभाग के SDO और सब इंजीनियर को एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया है। कार्रवाई अभी जारी है। विभागीय सूत्रों ने बताया कि जिन पर कार्रवाई हुई उनमें RB सिंह, SDO RB चौरसिया और उप अभियंता DK आर्य हैं। इनके विरुद्ध जगदलपुर एंटी करप्शन विभाग में शिकायत मिली थी कि जल संसाधन विभाग कोंडागांव से निविदा के आधार पर 1.11 करोड़ रुपए का निर्माण कार्य बिल निकालने के लिए ये 24 लाख रुपए की मांग कर रहे हैं। शिकायतकर्ता की पहली शिकायत के रूप में 1,30,000 देने की सहमति बनी। फिलहाल आरोपितों के विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया। आपको बता दें कि साथ ही कार्रवाई भी की जाएगी। मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव होना है, जिसको लेकर शिवपुरी में चुनाव के नामांकन पत्र दाखिल करने की आज आखिरी तारीख है। वहीं शिवपुरी कलेक्टर कार्यालय में नगरीय निकाय चुनाव के नामांकन 3 बजे ही दाखिल कराए गए हैं, जिसके कारण नामांकन दाखिल करने आए उम्मीदवारों की लाइन देखी गई। वहीं बड़ी संख्या में पुरुषों और महिलाओं ने अपना नामांकन दाखिल किया। आपको बता दें कि प्रत्याशियों ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि जनता उनका समर्थन करेगी। जी, मैंने वार्ड नंबर 6 से आवेदन अपना प्रस्तुत किया है। पहली बार चुनाव जी, आप कांग्रेस में पदाधिकारी हैं, इसके बाद आप क्या
इसलिए सोचा आपने? देखिए जिस जनता के बीच में हमें सेवा करने का मौका मिलता है तो हम बिल्कुल उनकी सेवा करते हैं। पद लेकर भी कर रहे हैं, बिना पद के भी कर रहे हैं। तो इस तरीके से क्या है हमें मौका मिलेगा और उसके लिए हम चुनाव लड़ रहे हैं। क्या समस्या है आपके वार्ड की, किसको लेकर आप? मुख्य रूप से हमारे वार्ड में पानी की समस्या है। कई जगह पे अभी भी मणिखेड़ा की लाइन नहीं पहुंची है। लाइट वगैरह चली जाती है, सड़कें सही नहीं बनी हुई हैं और भी वार्ड वासियों की समस्या है, तो उन सभी पे हम काम करेंगे। तो इन मुद्दों को लेकर जनता का क्या विश्वास रहा है आपके प्रति? क्या आपको जो ऐसा लग रहा है या समर्थन आपको जनता के प्रति है? जी देखिए, जनता का समर्थन बिल्कुल हमारे साथ है और जनता खुद चाहती है कि पढ़े लिखे योग्य उम्मीदवार आगे आए। तो हमने पहल की है और हमारे जैसे कई युवा आगे आए हैं और निश्चित ही इस चुनाव में युवाओं की अहम भूमिका रहेगी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मध्य प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव इन दिनों जोरों शोरों से शुरू हो रहे हैं, जिसको लेकर जनप्रतिनिधि जगह जगह प्रचार प्रसार कर रहे हैं। इस सिलसिले में रीवा जिले में भी चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई हैं। इस बार चुनाव में जनता किस आधार पर अपना मत देना चाहती है, इसको लेकर नई गढ़ी जनपद पंचायत के वार्ड क्रमांक 10 में ग्रामीणों से चुनाव को लेकर बात की गई। बता दें कि चुनाव चिन्ह आवंटित हो जाने के बाद प्रत्याशियों की तरफ से अपने क्षेत्र में सघन जनसंपर्क शुरू कर दिया जाएगा। हमारे यहाँ क्या है कि सड़क की सुविधा नहीं है। हम लोगों को बरसात के टाइम में आने जाने की बहुत दिक्कत है और हमारे गांव के पास में ज़मीन पड़ी हुई जो शासकीय ज़मीन है, वहाँ पे पानी की कुछ सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं, जैसे तालाब हो गया, बांध हो गया, या जो हमारे इधर एक नदी गई हुई है, इसमें अगर नहर का पानी छोड़ा जाए तो हमारे गाँव में पानी की समस्या बहुत कुछ ख़त्म हो सकती है। ये चीज़ें हैं। अभी तक क्या है कि हमारे जो जनप्रतिनिधि पुराने खड़े होते थे तो वो दूसरे गांव के खड़े होते थे, वो हम लोगों का कोई भी काम नहीं करते थे, ना सुनते थे। कभी जाओ उनके घर तो सही ढंग से बात भी नहीं करते थे वो लोग हमसे। जनपद का मुद्दा ये है कि जैसे मान लीजिए हमारा अगर सरपंच हम जिनको बना रहे हैं, हमारे सरपंच के द्वारा हमारा काम होता है तो हम ऊपर नहीं जाएंगे, हमारे सरपंच साहब कर देंगे। जनपद में भी हमें कई काम पड़ते हैं, जनपद पंचायत में, नगर पालिका में जो भी काम पड़ते हैं। जो विकास का काम करेगा उसी को वोट देंगे। मुद्दा ये है कि न हमको आवास मिला, न गोटा में गल्ला मिलता है, न पानी कोई सुविधा है, न हमारे पास बगल में अगर कोई हैंडपंप है, न कोटा में गल्ला मिलता है और न हम लोगों को आवास मिला। हम लोगों के पास ज़मीन सिर्फ 25 डिसमिल से 30 डिसमिल के बीच में। अभी तो कोई कुछ नहीं सुन रहा है। दावा सभी दे रहे हैं चुनाव पीरियड में कि हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। अभी तो कुछ अंतर नहीं दिखाई दे रहा है। हाँ, बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। बाकी देश प्रदेश की तमाम खबरों के लिए देखते रहे ANB न्यूज़। नमस्कार।